आपके लिए राजनीति क्या है? सेवा। केवल सेवा। एक सेवा करने वाला दूसरे समाज सेवी की दिल से इज्जत तो तभी करेगा जब उसको भी जुनून होगा और मुझे भी जुनून होगा। और दूसरी बात, मैं भी भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, भगत सिंह के फॉलोअर है, तो यही कहीं तालमेल बन गया, तार जुड़ गई वहाँ। तो आपको क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी की लहर होगी? कितनी सीट्स आप मान के चल रही हैं आम आदमी पार्टी? लेकिन विधानसभा में ऐसा क्या हो जाता है कि बीजेपी नहीं जीती? कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? शीला दीक्षित जी ने 15 साल में जो काम दिल्ली में किए हैं और रिमार्केबल है। जिस सीट पे भी 10,000 से ज्यादा वोट ले जाएगी कांग्रेस, वहाँ डेंट पड़ सकती है। तो मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे इस काम पे या इस नाम पे धूल पैदा हो, धूमिल हो। मैं ऐसा कभी काम नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, जितेंद्र सिंह शंटी अपने ईमान को नहीं बचेगा। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की 7 रेवड़ियों। बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी उसको चला रही है। आपको क्या लगता है ये चुनाव जीतने का आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला है? केजरीवाल जी की सोच, जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां से शुरू होती है। और जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हम तो एक ही बात सीखी हमने कि देश शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कभो न डरो और सो जब जाए रहो, निश्चय कर अपनी जीत करो। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, शंटी उसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित, आपके अपने चैनल और होस्ट विकास पुरोहित के साथ। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बड़ा ही अहम है क्योंकि इस शख्सियत का हम पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं। वो पॉडकास्ट हमारा मुख्य कोविड काल के ऊपर हुआ था, क्योंकि जिस शख्सियत का आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं वो एम्बुलेंस मैन, कोविड वॉरियर, बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने कोविड के दौरान किए जिसके लिए ये मशहूर हैं। 4,500 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराना सिर्फ कोविड काल के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पद्म श्री से सम्मानित श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी की। लेकिन आज हमने जो ये पॉडकास्ट के अंदर विशेष मुद्दे रखे हैं उसमें हमने बात करी है दिल्ली पॉलिटिक्स को लेकर के। क्या बदलाव आया जो इनको बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में जाना पड़ा, इसको लेकर के। साथ ही साथ सादरा विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हैं और किन चीजों पर आप चुनाव लेकर के चल रहे हैं उनको लेकर के। हमने इसमें एक चीज और समझी कि ऐसा क्या था जो केजरीवाल जी के साथ आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। तो इन सभी बातों को समझने के लिए विशेष रूप से आपको ये पॉडकास्ट देखना बहुत ही जरूरी है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि पॉडकास्ट पूरा देखें शुरू से लेकर के एंड तक, तभी आपको समझ आ पाएगा कि शंटी जी ने ऐसा क्यों किया। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ, आपके लिए राजनीति क्या है? सेवा। केवल सेवा। ना कोई वादा, ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। सेवा के बाद राजनीति क्यों? लोग सोचते हैं कि मैं राजनीति में आके सेवा करूंगा, लेकिन मैंने अपने जीवन को जब से सेवा में लगाया, मुझे रोज सेवा करते करते अनुभव हुआ कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं हमारे से, समाज के कामों के प्रति, वो अगर और ज्यादा करनी है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा कोई बल मिलना चाहिए, काम करने की शक्ति मिलनी चाहिए। राज में जाके कहते हैं कि मैं विधानसभा में जाऊंगा या किसी भी पद पे जाऊंगा और अच्छा काम करूंगा, तो लोग जो मेरे से अपेक्षाएं करते हैं, ऑफिसर्स जो हैं वो राजनेताओं की थोड़ी ज्यादा सुनते हैं। वो बात अलग है कि हम अपने दम से काम करा लेते हैं लोगों से, अदरवाइज एक ही मिशन है कि काम ज्यादा हो लोगों के। जैसा अभी आपने बताया कि आपके पास केजरीवाल जी का फोन आया था, उसके बाद आपने ज्वाइनिंग की, तो मैं इसी में पूछना चाहूंगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ी आम आदमी पार्टी को आपको मनाने के लिए? ये ऐसा कुछ नहीं था, मेहनत की बात नहीं है। एक बातचीत चल रही थी, संपर्क चल रहे थे हमारे आपस में। कुछ मेरी बात मैंने उनकी मानी, कुछ उन्होंने मेरी मानी, तो हमारा आपस में अलायंस हो गया, सेवा का अलायंस। क्योंकि लोग करते हैं नेतागिरी, मैं करता हूँ सेवागिरी। एक अलायंस सेवागिरी का है। अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत अच्छी खूबी है, वो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और डीपली जाते हैं। जैसा कि आपकी और केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी, तो उसमें लगभग उन्होंने 10 से 12 मिनट आपके ऊपर बोला, आपके कोविड के दौरान किए हुए कामों के ऊपर भी बोला। इतना डीप जाके
आप कैसे देखते हैं उनकी शख्सियत को? मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बुलाने से पहले मेरी पूरी जीवनी को खंगाला हुआ था जैसे, क्योंकि जो बोला उन्होंने उससे भी अच्छी बातें जब हम घर में बैठे थे, जब उन्होंने कहा मुझे कि शंटी जी मैं आपको फॉलो करता हूँ, किस प्रकार कोविड में आप एम्बुलेंस में सोए 21 दिन तक, किस प्रकार घर छोड़ा आपने, आपके परिवार को कोरोना हो गया, ये सारी बातें उनको उनके जहन में थी। कैसे पद्मश्री मिला, ये सारी बातें उन्होंने करी। और ये सारा दिमाग उनमें तब आया क्योंकि वो उनके दिमाग में तब आया क्योंकि वो खुद सेवक है। एक सेवा करने वाला दूसरे समाज सेवी की दिल से इज्जत तो तभी करेगा जब उसको भी जुनून होगा और मुझे भी जुनून होगा। और दूसरी बात, मैं भी भगत सिंह का फॉलोअर हूँ, वो भी भगत सिंह के फॉलोअर है, तो यहीं कहीं तालमेल बन गया, तार जुड़ गई वहां पे। पद्मश्री के बाद भी आपकी सेवा का कार्य जारी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जिस दिन पद्मश्री लेके आया मैं उसी दिन एक डेड बॉडी सड़क पे पड़ी थी, सर्दियों का टाइम था। कॉल आई, मैं खुद उठाने का डेड बॉडी, तो SHO साहब मुझे कहने लगे शंटी जी अब तो आप पद्मश्री हो गए हैं, आप क्यों उठा रहे हैं डेड बॉडी? मैंने कहा जी मैं पद्मश्री होने की वजह से डेड बॉडी नहीं उठा रहा हूँ, डेड बॉडियाँ उठाने की वजह से पद्मश्री मिला है मुझे। तो इसलिए पद्मश्री एक सम्मान है, ये हमारा कर्म है। उस पद्मश्री से हमारा उत्साह और बढ़ गया काम करने का, और हमने अपनी ताकत को और लगा के किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या मैं अगले दिल्ली के विधानसभा स्पीकर से बात कर रहा हूँ? देखिए, संगठन जब मुझे जोड़ रहा था तो मुझे मीडिया ने पूछा कि शंटी जी अब चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। मैंने कहा मैं एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ हूँ फौज में, अब जहाँ वो मुझे डिप्यूट कर देंगे, मुझे चाइना के बॉर्डर पर लगा दें, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पर लगा दें, इसी प्रकार हम जीत के आएंगे। अगर वो कोई सेवा बख्शेंगे, अगर वो कोई सेवा लगाएंगे मेरी, तो करूँगा, नहीं तो विधायक की बहुत पावर है काम करने की। काम करने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पद नहीं चाहिए होते हैं, उसको काम करने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए, और पैसा लाने का, फंड लाने का उसके अंदर एक जिसे कहते हैं सिस्टम का पता होना चाहिए कि सरकारी तंत्र से पैसा कैसे निकाल के लाना है काम करवाने के लिए, अपने क्षेत्र का, जनता की डिमांड पूरी करने के लिए। और ये आपको तो बखूबी अनुभव है, आप पहले भी जी विधायक रह चुके हैं, 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। जी। अब मैं थोड़ा सा कोविड के समय पे की भी बात करना चाहूंगा कि जैसे अभी केजरीवाल जी ने आपकी सराहना की, इससे पहले भी कई बार आपकी सेवा को लेकर के बहुत बड़े-बड़े लोग सराहना करते रहे हैं। कैसा फील होता है अंदर से, मन में क्या जुनून आता है सेवा के लिए? देखो, कोई भी इंसान हो, छोटा हो बड़ा हो, सेवक हो, पॉलिटिशियन हो, उसको अपनी तारीफ तो अच्छी लगती है। लेकिन मुझे जब पद्मश्री मिला तो मुझे जब बधाई दी, सबने कहा कि शंटी जी आपको पद्मश्री मिलने के बाद कैसा लग रहा है? मैंने कहा जी पद्मश्री मुझे नहीं मिला, ये मेरे ड्राइवरों को मिला है, ये मेरी टीम जो शमशान घाट पे काम कर रही थी, मेरे बच्चे जो मेरे साथ लगे थे, ये सम्मान उनको मिला है, मैं उनको अर्पित करता हूँ। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि पिछले 25-30 सालों से ऐसा क्या है जो बीजेपी लगातार चुनाव हार रही है? लोकसभा चुनाव भी पिछले 3 बार से बीजेपी ने जीते हैं, लेकिन विधानसभा में ऐसा क्या हो जाता है कि बीजेपी नहीं जीत पाती? देखिए, राष्ट्रीय चुनाव में और स्टेट्स के चुनाव में बहुत फर्क होता है। राष्ट्रीय चुनाव में मुद्दे चलते हैं पूरे देश के, और किसी स्टेट के अंदर मुद्दे स्टेट लेवल के होते हैं। और दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, यहाँ पर तकरीबन 35 से 40 जातियां रहती हैं। अब देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसके लोग यहाँ ना रहते हो। दिल्ली का अपना कोई इतिहास है नहीं। जब पार्टीशन हुआ था तो रिफ्यूजी लोग आके रहते, बिल्कुल। फिर उसके बाद बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार धीरे धीरे बसने लगे आके। हाँ, बाहरी लोग ज्यादा हैं दिल्ली यहाँ में। इवन दिल्ली में देखो तो हमारे मलयाली, गढ़वाली, हाँ, काफी ये सब भरपूर मिक्स मात्रा पॉपुलेशन है Yes, यहाँ की। बिहार के बहुत लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति तो बिल्कुल नहीं चल सकती, काम की राजनीति चल सकती है।
और सबसे पहले एक ऐसा चेहरा भी लोग देखते हैं कि यार हम तुरंत उससे काम करा लें। आज जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पूरे देश के लिए हैं, लेकिन दिल्ली के लोकल चुनाव में हर मतदाता चाहता है कि चेहरा भी लोकल हो। हाँ, मैं जिसको जानता हूं, मैं जिससे जाकर के अपने काम करा Yes. लूं, मैं उसको वोट दूं। और राष्ट्रीय चुनाव में किसी को भी खड़ा कर दो, पार्टी जीतती है। राजकीय चुनाव में काम जीतता है, गुडविल जीतती है और लोकल इंसान जीतता है। आज तक तो यही हुआ है, बस ये फर्क है, इसीलिए दिल्ली में नहीं जीतते। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार आम आदमी पार्टी की लहर होगी? और यदि हाँ, तो कितनी सीट्स आप मान के चल रहे हैं आम आदमी पार्टी की? जिस प्रकार पुराने काम चल रहे थे उससे भी ज़्यादा अब जो 2-3 सुविधाएं और दी गई हैं, जैसे ऑटो वालों को 1 लाख रुपया बच्ची की शादी के लिए, इसके अलावा उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा एक्सीडेंटल में, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल का खर्चा फ्री, महीने में 2 बार, साल में 2 बार वर्दी फ्री। ये बहुत बड़े सब्जेक्ट है। और फिर अभी अभी जो कल अनाउंस किया है कि 2100 रुपया 18 साल से ऊपर वाली हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में आ जाएगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर ये सारे बात को जनता अपने जहन में रखती है तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है दूसरी पार्टियों का सिंगल डिजिट आए, इतनी सीटें आएंगी आम पार्टी की। 2 बार से पिछले लगभग ऐसा ही हो रहा है। एक बार 67 सीटें आई हैं, दोबारा में 62 सीटें आई हैं। कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो रैली थी उसमें भी उन्होंने यही ऐलान किया था कि हम इस बार 60 से 65 सीटें जीत रहे हैं। अब जैसे अभी आपने ऑटो वालों का नाम लिया तो पूछना बाद में था, लेकिन मैं पहले ही पूछ लेता हूं कि ऑटो वालों के लिए 5 रेवड़ी केजरीवाल जी ने अनाउंस की हैं। आपको क्या लगता है, इससे चुनावों में फायदा मिलेगा? जो अमीर आदमी है ना, उसको सुविधाओं का कोई लालच भी नहीं है और वो एहसान भी नहीं मानते किसी का। लेकिन जो गरीब आदमी है उनको ज़रूरत भी है, वो एहसान भी मानते हैं। और ये दिखा दिया लोगों को उन्होंने किस प्रकार बिजली पानी का चाहे फ़ायदा हुआ है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा हुआ है, चाहे स्कूलों को अच्छी तरह बनाया, वो फ़ायदे तो हुए हैं लोगों। बहुत बड़ी बात है ना, इतनी सुविधाएं दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में इतनी सुविधाएं फ्री मिल जाना। अब जैसे मेरे को लोग क्यों पसंद करते हैं, उनको पता है कि एम्बुलेंस फ्री, शव वाहन फ्री, संस्कार के लिए लकड़ी फ्री, मोर्चरी बॉक्स फ्री, खून फ्री, अस्थियां ले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के जनता को लगता है यार नहीं, ये फ़ायदा वाला काम है। तो जो वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा सीधा डायरेक्ट जनता को जा रहा है, यही एक कारण है। और जैसे विकलांग दिव्यांगों के लिए उन्होंने 5,000 रुपये पेंशन कर दी है, सीनियर सिटीजन की जो 80 साल से ऊपर है 2,500 रुपये कर दी है। ये छोटी बातें नहीं है। और हर सीनियर सिटीजन को भ्रमण के लिए लेके जाना, तीर्थ यात्राओं के लेके जाना, हाँ बिल्कुल। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं इसमें कि कहीं ना कहीं पब्लिक को सीधा फायदा पहुंच रहा है। इससे छुपा हुआ नहीं है, किसी की मोहर की जरूरत नहीं है, जा सकते। हाँ, बहुत बेसिक से मुद्दे उठाते हैं। जैसे ऑटो वालों के लिए एक उठाया कि जी उनकी लड़की की शादी होगी तो शायद 1 लाख का अमाउंट उनको दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक से मुद्दे हैं जो अदर पार्टी इन सब चीजों को ध्यान नहीं देती। जी। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की 7 रेवड़ियों की। बड़े जोर शोर से आम आदमी पार्टी उसको चला रही है। आपको क्या लगता है, ये चुनाव जीतने का आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला है? तो बाकी पार्टियां भी कर रही हैं अब तो, हर स्टेट में। क्या राजस्थान में नहीं बांटी गई, क्या मध्य प्रदेश में बांटी गई, क्या अभी मुंबई में नहीं बांटी गई? लोगों के घरों में खातों में पैसे नहीं आए महिलाओं के। ये सबको समझ आ गया फंडा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्शन में करने से फायदा मिलेगा। मुझे लगता है समय का बदलाव है। आज से अगर हम 25-30 साल पीछे चले जाए तो लोग साड़ियाँ बांटते थे, शराब बांटते थे, डिफरेंट तरीके से। आज वो चीज़ें हट गई हैं, आज उससे हट के चले गए लोग। आज वो ऐसी चीज़ देखते हैं हमारे परिवार के क्या काम आएगी, ये बदलाव आया है। अभी हाल ही में अनाउंस किया है केजरीवाल जी ने कि 1,000 रुपए हर महिला को, जो 7वीं रेवड़ी थी आम आदमी पार्टी की, अभी से ही चालू कर दिए जाएंगे, उनके फॉर्म भरे जाएंगे। और उम्मीद है चुनाव बाद हम इसको बदल के, जो हमने अभी 1,000 का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करवाया है, इसको 2,100 का कराएंगे। इससे क्या लाभ मिलेगा और आप इसको महिलाओं के लिए कैसे देखते हैं? 2,100 रुपये करके उन्होंने साथ ही कह दिया कि ATM की तरह कार्ड भी दिया जाएगा उनको। अच्छा, अभी से दिया जाएगा ताकि उनका एश्योरेंस हो जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वादा कर दें इलेक्शन के बाद देना।
तो इलेक्शन से पहले पहले कार्ड उनके घर पहुंच जाएगा। और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक फैसला है, और केजरीवाल जी ने अभी तक तो जो कहा है वो हुआ है, तो ये भी होगा। अब बात करते हैं आपकी शादरा सीट की। आप जीतते हैं तो ऐसे वो कौन से 5 काम होंगे जिन पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होगा? देखिए, शादरा ना इसका बहुत पुराना इतिहास है। शाहजहां के टाइम में बनाए, शाह का दर्रा, बहादुर शाह जफर भी आए यहाँ पे। और शादरा पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में आता था, लेकिन अब दिल्ली में है। पुरानी किसी की भी रजिस्ट्री निकालेंगे मेरठ की निकलेगी। अच्छा, हाँ, ये बात आज ही हमें पता लग रही है। ये पूरी यमुना पार में 2 ही गांव थे, एक शाह का दर्रा शाहदरा और एक पटपड़गंज। ये तकरीबन 400 साल पुरानी जगह है दोनों। इसका जो इतिहास है, आज भी शाहदरा की कुछ गलियां ऐसी हैं जहां आप बाजू चौड़ी करके नहीं निकल सकते। आज भी बहुत सारे मकानों में पुरानी ईंटें लगी हैं, छोटी वाली। तो मुझे सारा इतिहास पता है। मैं 2 बार काउंसलर रहा हूँ, 1 बार एमएलए रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पार्किंग की, क्योंकि जो पुराना शादरा है वहाँ पे सड़कें छोटी हैं, चौड़ी हो नहीं सकती, प्रॉपर तरीके से कोई ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बना हुआ, कुछ भी सब पुराने ढर्रे पे चल रहा है। तो क्यों ना वहाँ एक अच्छी पार्किंग बने। पहला मेरे दिल की सोच है ये, और ये होगा, इसके लिए ज़रूरत है इसकी। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में डीडीए फ्लैट बहुत आते हैं। दिलशाद गार्डन में आर ब्लॉक से शुरू कर दूं अगर, तो मैं जी के पॉकेट तक हज़ारों। झिलमिल में भी है, सत्यामीन के लिए। मेरे मन में विचार आ रहा है कि 4 महल्ले के बहुत पुराने हो गए हैं, तो डीडीए से बात करके इनमें लिफ्ट क्यों ना लगा दी जाए, क्योंकि 4थी मंजिल तक वो जो परिवार रहते थे बुजुर्ग हो गया बेचारे। तो ये मेरे दिमाग में दूसरा प्रोग्राम है, एक सोच है मेरी। तीसरा, कोई बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड होना चाहिए हमारे एरिया में, बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड, और वो फ्री होना चाहिए। जैसे यहाँ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत महंगा है वो। एक फ्री वाला प्ले ग्राउंड होना चाहिए, हाँ, ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। और चौथा, मेरे एरिया में एक लेबर डिपार्टमेंट की डिस्पेंसरी जिसे बोलते थे, फिर लाइब्रेरी बोलते थे, खाली पड़ी है। तकरीबन वो 4 एकड़ जमीन है। हमारे एरिया में कोई शादी करने का स्थान नहीं है, तो 4 एकड़ ज़मीन में अगर कोई शादियों के पंडाल बन जाएं अच्छे तरीके से, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जनता को शादियां करने की जगह मिलेंगी। और 5वां, एक अच्छी लाइब्रेरी भी होनी चाहिए बच्चों के जीवन यापन के लिए, बच्चों को कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दोनों लाइब्रेरी होनी चाहिए, डिजिटल भी होनी चाहिए, बुक्स वाली भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज बढ़े उनकी आगे जाके बच्चे। कई परिवार ऐसे भी जिनके घर में बैठने की जगह नहीं है, तो वहाँ जाके बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये 4-5 मेरे दिमाग में सोच हैं। बाकी और भी दिमाग काफ़ी है मेरे पास, जैसे जितने भी, मैं ये दिल्ली लेवल की बात करूँगा, शादरा की नहीं, शमशान घाट जितने दिल्ली के हैं, वहाँ पे जितने शमशान घाट दिल्ली के हैं, उसमें हम एक बिल पास कराएंगे, कोई भी गरीब या लावारिस आदमी आता है, उसकी डेड बॉडी का संस्कार फ्री होना चाहिए। इसके ऊपर बिल पास होना चाहिए। ये मेरी सोच है कि गरीब आदमी बहुत परेशान होते हैं इसमें। एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, दिल्ली में प्रदूषण का, और उसमें भी जो ये शादरा विधानसभा प्रत्याशी आप बनाए गए हैं, उसके आसपास प्रदूषण का लेवल कुछ ज्यादा ही रहता है। हम देखते हैं आनंद विहार का जो AQI है वो सबसे टॉप पे रहता है, या टॉप में से एक रहता है। तो इसको लेकर के आप कैसे काम करेंगे सरकार के साथ? बेसिकली विवेक विहार का नाम आता है शादरा का, बट वो जो लेवल खराब है वो आनंद विहार का है। उसके कारण है कि साइट 4 यूपी का जो इंडस्ट्री एरिया है वो एक सड़क पार करती है, और पटपड़गंज इंडस्ट्री एरिया भी साथ में है। इन दोनों की वजह से पोल्यूशन वहाँ से उठता है, और इस जगह पे इसी कारण यहाँ पे प्रदूषण की बहुत ज़्यादा समस्या है, और उसका असर कहीं ना कहीं विवेक विहार पे भी आता है। और दूसरी बात, अगर पूरी दिल्ली की बोले हम, तो कोई कहता है पराली जला रहे हैं जी, अलग अलग तरीके से, बट वो खाली दिल्ली में नहीं होता पोल्यूशन, तमाम NCR में, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, यूपी में भी है। इट मीन्स वो किसी को दोष देने वाला काम नहीं है, उसकी सुविधा बनाने वाला काम है। अगर किसी ने बनाई हो तो बनानी चाहिए, नहीं बनाई। अब बात करते हैं कुछ कांग्रेस पार्टी के बारे में। अभी हाल ही में उनकी भी एक लिस्ट आई है जिसमें उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल कैंडिडेट भी डाले हैं, जिसमें एक रागिनी नायक हैं। लेकिन हम बात स्पेशली करेंगे कि केजरीवाल जी के सामने उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी को उतारा है, और वो
पूर्वी दिल्ली से पहले सांसद भी रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस सबको और कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं? शीला दीक्षित जी ने 15 साल में जो काम दिल्ली में किए हैं और रिमार्केबल है, चाहे वो फ्लाईओवर के हों, जो भी डिफरेंट मतलब अच्छे काम किए, लोगों को याद करते हैं। 10 साल संदीप दीक्षित जी भी सांसद रहे यमुना पार के, लेकिन उनके काम का कोई स्तर नहीं था, उन्होंने अच्छा काम नहीं कर पाए, लोगों के लिए एक्सपीरियंस नहीं था। वो तो मम्मी जी ने बनवा दिया, बना दिया लोगों ने। मुझे लगता है कि आज के टाइम में केजरीवाल जी जैसे व्यक्तित्व को टक्कर देना तो दूर की बात है, उनकी पासिंग में भी नहीं आएंगे, सच बात है। जबकि मेरे भी अच्छे संबंध हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो संदीप दीक्षित जी, पर राजनीतिक बात करें तो उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला नहीं है वहाँ पे। अच्छा, जैसे कई लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है इन चुनावों में। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कांग्रेस है इतनी जो आम आदमी पार्टी को हरा दे कुछ सीटों पे? बेसिकली जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है तकरीबन वही है कांग्रेस वाला। लेकिन अगर पहले चुनाव की बात करें हम 2014, 13 और 14 वाले की, 13 और 15 वाले की, उसमें तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस तो गई, बीजेपी के परिवारों ने वोट डाली है। इतनी वोट तो पड़ ही नहीं सकती थी। तो अभी भी कांग्रेस तो वहीं की वहीं खड़ी है जी। कांग्रेस का पास दिल्ली का प्रतिनिधित्व कोई है ही नहीं, कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस कहीं भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। कुछ जातिवाद में कहीं उसको वोट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आपने जो बात कही कि क्या उसका डेंट पड़ सकता है, जिस सीट पे भी 10,000 से ज़्यादा वोट ले जाएगी कांग्रेस, वहाँ डेंट पड़ सकता है, क्योंकि वोट तो कांग्रेस की वोट ही वही है। ये एक आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि ज्यादातर जो मार्जिन होता है वो वही होता है। उस मार्जिन को आपको कहीं ना कहीं कवर करके चलना पड़ेगा। जैसे हमने बात करी आपसे अभी शादरा विधानसभा के बारे में, ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर आप आते हैं और नो डाउट आपको अच्छा पोर्टफोलियो भी मिलेगा, ऐसी चर्चाएं फुल जोरों पर है, और तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं भविष्य में दिल्ली को लेकर के भी, शादरा को लेकर के भी, जो आप सरकार के साथ मिलकर के चैनल में कराना चाहेंगे? मेरे ना सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। केजरीवाल जी की सोच, जहां हमारी सोच खत्म होती है वहां से शुरू होती है उनकी। बहुत ही दिमागी व्यक्तित्व है वो, साधारण है, वो देश के लिए सोचते हैं। मुझे लगता नहीं कि मेरे दिमाग में कोई इतनी बड़ी उपज आ जाए उनके मुकाबले में। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में जैसे मानवाधिकार के ऊपर, ह्यूमन राइट्स में मैं कुछ अच्छे काम लेके आ सकता हूँ। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में डेड बॉडी या पेशेंट को बिल ना भरने की वजह से छुट्टी नहीं देते, ऐसे काम कराने हैं कि उन लोगों को कहा जाए कि अगर डेथ हो गई अब बॉडी को तुरंत घर छोड़ के आओ, पैसे मत लो उनसे। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कोई डेथ हो जाए कहेंगे जी अपनी गाड़ी लेके आइए, एम्बुलेंस लेके आइए, बेचारा 10,000 फिर खर्चेगा। रात हो जाए 2 बजे कहेंगे बॉडी ले जाइए, कैसे ले जाएगा? क्यों ना उनको मोर्चरी में रखा जाए, हर हॉस्पिटल में कंपलसरी किया जाए कि मोर्चरी होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो ऐसे मेरे पास बहुत आइडियाज हैं। कोविड में हमें सारी अपनी कमियां पता लग गई, हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं ऐसी बातें जब बोलूँगा तो लोगों को फायदा भी होगा इसका। नो डाउट स्वास्थ्य को लेकर के वैसे भी वो काफी सक्रिय रहे हैं। हाँ और आपकी इन सब बातों को लेकर के मेरे को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई प्लान लाएंगे। जी। तो क्या यही वजह थी आम आदमी पार्टी में जुड़ने की कि आपने उनसे गठबंधन किया? हाँ, सेवा, हमारी सेवा और उनकी सेवा प्लस हो गई। तो अब लोगों को डबल इंजन वाली सेवा मिल रही है ना, पैदा होने से लेकर जाने तक की सेवाएं उनको निःशुल्क मिल रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। बहुत बड़ी बात है ये। तो इसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, देखो जिस चीज के लिए आप मशहूर हो, क्रिमेशन का आपका सबसे ज्यादा वो है, और कोविड के दौरान जब आदमी घरों में था, उसको अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले नहीं देख रहे थे, ना समझ रहे थे, उस दौरान आप 1-2 नहीं 4,500 बॉडीज का अंतिम संस्कार कराते हैं। अब क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप राजनीति में आ रहे हैं, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन है इन सब चीजों को लेकर के? पहली बात तो
मुझे तो याद ही नहीं किस किस की सेवा की, सच बोलूं मैं। समय बड़ा भयंकर था, बच्चे भी अपने बाप की लाश को हाथ नहीं लगा रहे थे सब, बल्कि कई जगह तो ये हुआ कि बाप की डेड बॉडी को हाथ तो लगाया नहीं, लेकिन जाते जाते उन्होंने पिता की अंगूठी और माँ की बालियां उतारी। एक बहन जी का मुझे फोन आया अभी 4 दिन पहले कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूं और कोविड के टाइम मेरे बेटे का देहांत हो गया था DRDO हॉस्पिटल धौलाकुआं में, और उस समय मेरे हस्बैंड भी बहुत सीरियस थे, मैं भी सीरियस थी, मेरे बेटे की डेथ हो गई। मैंने बहुत लोगों से कहा तो मुझे पहली बात तो डेड बॉडी की गाड़ी नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिली। 8 घंटे बाद उस हॉस्पिटल से आपके तक में डेड बॉडी लेके आई हूँ 40,000 रुपए देके। और जब मैं आपके पास आ गई थी तो आपने कहा कि आपको भी कोरोना लग रहा है, आप एक तरफ बैठ जाइए, मैं सारा संस्कार मैं करूंगा। तो शंटी जी, मैं आज पढ़ रही थी अखबार में कि आपको केजरीवाल जी ने टिकट दिया शादरा विधानसभा क्षेत्र से। कल पढ़ा था मैंने अखबार में, और रात को मुझे एक स्वप्न आया है कि शंटी जी आप जीत गए हैं। मैंने कहा अभी तो बहन जी इलेक्शन शुरू ही नहीं हुआ। कहती नहीं, मेरा बेटा मेरे सपने में आया था, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार मेरा बेटा आया है वो सारी आत्माएं जो हैं इनकी कोविड में सेवा हुई है वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो वोट डालने आएंगे आपको। उस बहन के आशीर्वाद को मैंने कबूल किया, सिर माथे पे लगाया। तो मुझे लगता है ये ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ब्लेसिंग। जो लोग घरों में बैठे हैं, वोट नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन सबका ईश्वर तो है, सबका अलग अलग भगवान है, उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदार तो यहाँ रहते ही होंगे। तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कहेंगे कि आप, क्योंकि मानवता के लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बहुत जगह है, आज भी, आज के जमाने में भी बहुत जगह है। नहीं, ये बात मैंने सबको कह रहा हूँ कि मैं नेतागिरी के लिए नहीं खड़ा हुआ, मैं सेवागिरी के लिए खड़ा हुआ हूँ। और एक सेवा करने वाला व्यक्ति जो शमशान घाट में खड़ा हो सकता है, तो उसे विधानसभा में खड़े होने का भी अधिकार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? पॉलिटिकल लोग कुछ भी कहते रहे। मुझे कई लोगों ने यह भी कहा फेसबुक पे कि आपको सरकार ने पद्मश्री दिया, नहीं, कईयों ने कहा बीजेपी ने पद्मश्री दिया। तो मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि पद्मश्री कोई राजनीतिक पार्टी नहीं देती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस अवार्ड को सैंक्शन करता है। उसमें कुर्बानी थी मेरे सेवकों की, मेरे परिवार की। मेरा ड्राइवर शहीद हुआ, मेरी सिस्टर इन लॉ शहीद हुई, मेरा ब्रदर इन लॉ शहीद हुआ। हम भी जा रहे थे, मेरा बेटा भी सीरियस था, मैं भी था। अगर हम रहते ही नहीं तो फिर किसको मिलता है? सरकार ने हमें पद्मश्री दिया, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। केजरीवाल जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपका जो नाम है वो कहीं ना कहीं सेवा का पर्याय बन चुका है, आप सेवा के लिए जाने जाते हैं, और ये सिर्फ अब दिल्ली तक सीमित नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है। जैसा हमने, क्योंकि कोविड के ऊपर लास्ट पूरा पॉडकास्ट भी किया था, लेकिन अभी जो आपने नई पारी शुरू की है, आपको मजा सेवा में ज्यादा आता है या राजनीति में? सेवा में। मैं राजनीति में भी आके सेवा ही करूंगा। मेरा कोई लालच नहीं है, मेरे को परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा परिवार दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छी संस्था दी है, अच्छा घर बार है, कारोबार है। सेवा ही करूंगा मैं, तो फायदा ही फायदा करूंगा लोगों का, नुकसान तो करने वाला हूँ नहीं। मुझे कोई लालच ही नहीं है। ईश्वर ने मुझे जमीन से उठा के अर्श कहते हैं ना, फर्श से लेके अर्श तक ले गया, और इस कोविड ने तो हमें जीरो से हीरो बना दिया। तो मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे इस काम पे या इस नाम पे धूल पैदा हो, धूमिल हो। मैं ऐसा कभी काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। जितेंद्र सिंह शंटी अपने ईमान को नहीं बेचेगा। बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीजें अगर हर आदमी समझ ले तो आज हमारा देश कहाँ पहुंच जाए। कोशिश रहेगी मेरी, जैसे ये टिकट मिलने के बाद हमने ये सबसे पहला पॉडकास्ट किया है, आपके जीतने के बाद भी सबसे पहला पॉडकास्ट अपने ही चैनल पे आपका दिखाएंगे। ऊपर वाले पे छोड़ दो,
कहते हैं कि सुख और दुख, मान अपमान, ये सब ईश्वर के हाथ में है। हर हाल में हमें ईश्वर का थैंक्स करना चाहिए। अच्छा होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बुरा होगा तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मेरी सेवा कबूल नहीं है। मैं नाराज नहीं होऊंगा, ना ईश्वर से ना लोगों से। हमने अपना कर्म कर दिया ना, काम खत्म हो गया। तो खेल है, एक गेम खेल रहे हैं हम। तो ये पता भी लग जाएगा लोग सेवा का कितना सम्मान करते हैं। क्योंकि अगर मैं जीत के आता हूँ, लाखों लोगों के दिल में आएगा कि हम भी सेवा करें। अगर जितेंद्र सिंह शंटी को पद्मश्री मिल सकता है, अगर जितेंद्र सिंह शंटी विधायक बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। और मैं नहीं जीतता तो जितने सेवा कर रहे हैं वो कहेंगे दुकान बंद करो यार, सेवा वालों की तो कदर ही नहीं है। इसलिए मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं वेल सेटल हूँ, मुझे परमात्मा की बड़ी कृपा है, मेरे मन में बहुत सेटिस्फेक्शन है। मैं फिर वही सुबह सैर वाला बन जाऊँगा अपना। और एम्बुलेंस मैन तो मैं हूँ ही। जिस व्यक्ति ने 30 साल से अपनी कार में बैठ के नहीं देखा, एम्बुलेंस में ही चलता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बढ़िया जीवन और किसका हो सकता है। मेरा जीवन बहुत अच्छा है। मैं तो राजा हरिश्चंद्र के नाखून के बराबर भी काम कर दूं, बहुत बड़ी बात। तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी। और जहाँ मैं बैठता हूँ, शमशान घाट में, वहाँ तो शिवजी महाराज खुद मौजूद रहते हैं। वहाँ पे वो तो बैठे ही, उन्होंने जीवन ही अपना वहाँ लगाया। वैरागी है। और जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हम तो एक ही बात सीखी हमने कि देश शिवा बर मोहे है शुभ कर्मन ते कभो न डरो और स्यो जब जाए रहो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अब मैं आता हूं आखिरी सवाल पर कि आपकी भविष्य को लेकर के अब क्या दृष्टि है, चाहे वो आपके पर्सनल तौर पे हो, चाहे वो जो आप एनजीओ चलाते हो उसके तौर पे हो, चाहे वो सादरा विधानसभा के तौर पे हो, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा जीवन तो न्यौछावर है। मैं जीतूंगा, दब के काम करूंगा, नहीं जीतूंगा तो और दब के काम करूंगा। क्योंकि मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि इंसान इलेक्शन लड़ता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। काम ना करने की वजह से जीता हुआ इलेक्शन फिर हार जाता है। जनता से जुड़ा रहे, काम करता रहे, तो हारा हुआ इलेक्शन फिर जीत जाता है। बट झूठ बोल के अगर कोई जनता की निगाह में गिर जाए, वो कभी नहीं उठ सकता है। इसलिए मैं कोई ऐसा नहीं काम करूंगा जिससे मैं जनता की निगाह में गिरूं। मेरे ब्याह पे कोई भी अगर वोट मांगेगा और जितेंद्र सिंह शंटी को, केजरीवाल जी को सपोर्ट करेगा, तो मेरी वजह से उनको नीचा नहीं देखना पड़ेगा। तो ये वादा कर सकता हूँ। इसी चीज के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना जो व्यस्तम समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला, और मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट है सर के साथ, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आपका पॉडकास्ट करने के लिए आता हूं। एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को देना चाहें। मेरे देशों विदेशों में बैठे हुए सभी फॉलोअर्स, दोस्त, साथी, जिनकी ब्लेसिंग की वजह से हम सेवा कर पाए और जान भी बची, उन सब से मैं निवेदन करूंगा कि इसे, हमारे इस कदम को, जो हम सेवा के लिए चुना है जिसको हमने, उसमें आपकी भी सेवा की जरूरत है। इस यज्ञ में आपकी भी आहुति चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में, शादरा क्षेत्र में, कहीं भी आपका कोई जानकार लोग रहते हो, आप जितेंद्र सिंह शंटी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए लोगों को प्रेरित करें। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, जो हर घर में चलता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। अगर मैं जीत के आऊँगा तो मैं और ज़्यादा सेवा करूँगा और जनता के, जन जन के दरबार में जाके मैं लोगों की सेवा कर पाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर, एक रिक्वेस्ट और है। वैसे तो मुझे पता है आपका समय बहुत हमने ले लिया है। एक कोई ऐसा गाना या कुछ आप, क्योंकि जब हमने लास्ट पॉडकास्ट किए थे आपने बहुत सारे वो करे थे, तो जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मैं कोई गीतकार नहीं हूँ, संगीतकार नहीं हूँ। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, कि मर के भी किसी के काम आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, शंटी उसी का नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगती है सभी को, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। लास्ट में मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस पॉडकास्ट में वो सारी बातें रखने की कोशिश की जो रखनी चाहिए थी। फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल या कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने छोड़ दिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।